परसों छतरपुर में भी हम लोग बताएंगे कि अगर किसी पाखंडी को ये धोखा हो गया हो कि वो हमारे लोगों का अपमान करेगा तो ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथियों, जब उसे पूछा जाता है कि इतना बल कहां से आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना बल कहां से आता है। यहां हमारे भाई बैठे हैं सुदर्शन यादव जी। ये बल यहां से आता है कि उनकी माता का देहांत हो गया आज, लेकिन वो आदमी यहां इस सभा में अपने अधिवेशन में मौजूद है। कहां है सुदर्शन भाई? जय पिता का, उनके पिता का देहांत हुआ है। और मैं मंचों से कहता हूं, पिता जो है ना, हीरो होता है, हीरो बेटे का। मेरा गला हो गया, जरा मुझे पानी देना। सुदर्शन यहाँ है तो मुझे एहसास होता है कि कितना त्याग इस आंदोलन के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद दिल से, जय बेटे। वो मिशनरी गायक भी, और इसके जैसी परिस्थिति हमारे बहुत सारे परिवारों में पहले से आ चुकी है। समय समय पे एक तरफ हमारा व्यक्तिगत परिवार था और हमारे परिवार में परेशानियां थी, दूसरी तरफ समाज था। हमने परिवार को छोड़ के समाज को चुना, ये भीम आर्मी की ताकत है। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल से कैसे कामयाब हुई, उनका नाम टाइप जीवन के वर्कर का क्यों आता है, कार्यकर्ता का, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का से तो काम लेते हैं, लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार है, अपना दिल पर निकाल कर। और उसी ताकत की वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होकर अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये प्यार इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारे जुर्माने और संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे हैं देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और उनको कैडर देने वाले हमारे मिशन 78 के तमाम सीनियर लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी ताकत को रास्ता देने का काम किया। तो मैं जब बात काशीराम साहब से कर रहा हूं तो मैं याद दिलाता हूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 56 में चले गए और उनके द्वारा बनाया गया दल आरपीआई, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते, सीखना चाहते थे अपने ज्ञान, अपने बल, अपने तप के जरिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्लास 1 की नौकरी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होने के बाद। और जब वो उसमें कुछ नहीं कर पाए और वहां के नेताओं ने उनको ये कह के इग्नोर कर दिया कि तुम हो कौन, हम 30 साल से चला रहे हैं, 20 साल से चला रहे हैं, तुम कल के आए हो, तुम हमें सिखाओगे। और क्या समय लिखा होगा मेरे रहबर पे कि वो सब कुछ छोड़ के नाउम्मीद होकर दिल्ली चले आए। और यहां दिल्ली में आके, दिल्ली में उस समय एमसीडी का चुनाव था, मैंने इतिहास में पढ़ा है, उन्होंने अपने पैसे से 25 लोग जो हैं यहां एमसीडी में चुनाव लड़ाया पार्षद, अपना पैसा देकर 25 के 25 की जमान जब्त हो गई। लेकिन हौसला देखो उस महामानव का, लेकिन हार नहीं माना, क्योंकि जब आप मैदान में उतर जाओगे तो हार और जीत तो मिलेगी। आप ये लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई है, दुनिया की दुश्मन की ताकत से लड़ने के लिए इस दुनिया में आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे साथी में निराश ना हो। जब मैं हौसला जुटाने की बात करता हूं तो मैं अपने रहबर को याद करता हूं, उनके दर्द को याद करता हूं कि बिना साधनों के, साइकिल से, पैदल, बस, ट्रेन से किस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि आप मुझे हेलीकॉप्टर से आने का मौका भी देते हैं। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि वो आप मुझे प्लेन से भी बुलाते हैं। लेकिन सच ये है कि जब साहब ने आंदोलन शुरू किया तब उनके पास ये साधन नहीं थे, तो उन्होंने कहा तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपके अंदर सच्ची तमन्ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, पहले अधिवेशन में
कि दूसरे अधिवेशन से होने के पहले, क्योंकि हमारा दूसरा अधिवेशन 3 साल बाद होगा, दूसरे अधिवेशन के होने से पहले आप इस देश में एक नामचीन पार्टी होंगे और आपके झंडे डंडे आपकी पार्टी की पहचान होंगे। जरूरत है जितना दम आप इस नारों के साथ लगाते हैं उतने दम से आप जमीन पे जाके काम भी करें। जैसे आज हम लोग यहाँ 17 तारीख में हमारी रैली है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, तो वहां वो काम भी देखना है। उसके अलावा तमाम प्रदेशों में अलग अलग काम लगे हुए हैं। तो हमने तय किया था कि बहुत कम डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, 2 स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे, 2-3 स्टेट पे, जिनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान। उनके ज्यादा डेलीगेट को बुलाएंगे, उनको समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में उन्हें काम करना। इसीलिए तय हुआ था कि कब लोगों को बुलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो मन ये था कि भाई जो भी जगह मिल जाए उसमें कर ले। तो हमारे शास्त्र ने कहा कि अब तो हमें महामानव के आशीर्वाद से, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान से अब तो हम पे इतने साधन तैयार हो रहे हैं कि हम कोई बड़ा सा हॉल कर सकते हैं जहां आपको भी गर्मी ना लगे और हमारे आने वाले साथियों को भी गर्मी ना लगे, आराम से लोग आपकी बात कर सकते हैं। फिर ये फैसला हुआ कि भाई कोई ऑडिटोरियम ढूंढा जाए, तो ऑडिटोरियम फिर कहीं ढूंढे, सारे लोग थे। मन तो ये था कि अधिवेशन पे एक बड़ा समारोह करेंगे कि जो वर्तमान का शासक है उसकी जड़ें हिल जाए। फिर ये तय हुआ कि अभी तो हिला ही है मध्य प्रदेश में, तो 1-2 महीने के बाद हिला लेंगे। इसलिए तय हुआ कि श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सीमित साथियों को बुला के हम लोग अपना अधिवेशन करेंगे, वरना हमारा बल उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों की और दिल्ली की सरकार में जानती है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, उससे कुछ दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके इनको बताया था कि हमारे अंदर कितना बल। अब मैं मुद्दों पे आता हूँ। जब मैं यहाँ घूम के देख रहा हूँ बात करते हुए, तो इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं जो बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं जमीन पे। अगर मैं अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम भी जानता हूँ। मैं यहाँ बैठे 90% लोगों को नाम से जानता हूँ, सबके नाम लेके बुला सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके काम से नजर रखता हूँ। यही मेरा काम है। देखो, अब आप नारेबाजी मत करना, जय जयकार मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है? बस इतना सा ही तैयार करना है मुझे तुम्हें कि तुम अनुशासित हो जाओ सभी साथी। इस साल 6 प्रदेशों में इलेक्शन 2023, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना और मिजोरम। 6 में से 5 में हमारा संगठन, 6 में से 5 में, और 5 में से 4 में हमारा मजबूत संगठन। मध्य प्रदेश की शक्ति आपने देखी, राजस्थान की शक्ति आपने देखी, कर्नाटका, तेलंगाना में भी हमारा मजबूत संगठन और छत्तीसगढ़ में भी हमारा मजबूत संगठन। अब हमारे पास सबसे पहला जो संकल्प होना चाहिए अधिवेशन पे, ताली बजाने से, नारे लगाने से आगे बढ़ के, वो ये होना चाहिए
मेरे आपके सबके जहन में कि हम इस चुनाव में अपनी पार्टी को सफल कैसे बनाएं। हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें। हम इन चुनाव में बैसाखियों का सहारा छोड़ के, किराए के घरों का सहारा छोड़ के अपने मकान को कैसे मजबूत करें। हम इन चुनाव में अपने सहारे पे कैसे खड़े हों, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो सदन में है। आपके प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं और आपके भारत में जो लोकसभाएं हैं, दोनों सदनों में ही कानून बनाने की ताकत है और कानून को लागू कराने की ताकत भी उन्हीं के पास है जिनकी सरकार। विपक्ष कानून लागू नहीं करा सकता है, विपक्ष सरकार को मजबूर कर सकता है, लेकिन कानून को लागू नहीं करा सकता है, ना ही कोई कानून बना। तो मैं मध्य प्रदेश के साथियों को तो धन्यवाद देता हूं उस रैली के लिए, लेकिन जैसा हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि यहां और संगठनों के लोग भी दिल्ली में सालाना जलसे करते हैं, लाखों लाखों लोग लेके आते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं कि वो एक व्यक्ति को रोजगार दे दे। तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि बात तो बिल्कुल सही है कि सिर्फ लोग इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को वोट डालने के प्रति आपकी पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए बेसिक ये है कि जो हमारे वहां उन प्रदेशों में पार्टी के प्रभारी हैं, जो हमारे मिशन 78 के प्रभारी हैं, मिशन 78 के लोग हैं, उनको कार्यकर्ता को इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस मैदान, जो सजा हुआ मैदान है, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। दुश्मन का मुकाबला हमें अपने छोटे छोटे साधनों से करना पड़ेगा। उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला, उनके अखबार का, उनके टेलीविजन का, उनके विज्ञापन का, सत्ता में बैठ के जो प्रलोभन वो देंगे, झूठे वादे करेंगे, उनका मुकाबला हमें अपने नॉर्थ मीडिया से करना पड़ेगा। या फिर बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि वो हमारी आवाज को उठाते रहते हैं। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको इस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा और आपको जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, आपको अपने संगठन को बहुजन बनाना पड़ेगा। जैसे जब मैं यहां आया, हम एक ही समाज के, दलित समाज के लोग सबसे आगे बैठे हुए थे। मैं इस बात को बहुजन नहीं मानता, तभी मैंने माननीय अध्यक्ष से कहा कि भाई ये सही नहीं है, हम बहुजन की बात करते हैं। हमारे संगठन, हमारी पार्टी में हमने आइडियोलॉजी को पूर्णतः आत्मसात किया, अपने संविधान में भी आत्मसात किया है, तो हमारा मंच भी बहुजन समाज का मंच होना चाहिए। अगर हमारे कथनी और करने में फर्क होगा तो हम ज्यादा दिन इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आंदोलन ही पूर्णतः सत्यता पर आधारित है, सच्चाई का आंदोलन, ईमानदारी का आंदोलन। इसलिए तत्काल मैंने इनसे कहा कि चलो, हमारे सभी साथी इतने तैयार नहीं है, उनको जानकारी में नहीं थी, तो हमें अगर क्या तो हम सब लोग नीचे बैठेंगे या फिर जितने सीनियर साथी हैं, हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठाने। और ये भावना जब मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी होनी चाहिए, होनी चाहिए, बताइए। जब ये भावना आपके अंदर होगी और आप जमीन पे इस तरह के विचार के साथ काम करोगे और मोहरे बनने की बजाय, जो दुश्मन मोहरे बनाना चाहता है हमारे बहुजन समाज के लोगों को आपस में टकराव कराना, जो हमारी एकता को छोड़ना चाहता, उनके मोहरे ना बनके, दुश्मन की मदद ना करके, अपनी छोटी छोटी बातों को वहीं निपटा के और भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, विश्वास मजबूत करना पड़ेगा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो सच्चे रिश्ते, और हम लोग दिल से इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं। जब आप गांव देहात में जाके हमारे उन अति पिछड़े समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करोगे, पहली बात तो मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, स्पेशली मुझे गर्व है कि आप इस आंदोलन को आपने अब तक अपने खून से सींचा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको और थोड़ा सा और तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को पीछे रख के अपने भाईचारे के भाइयों को आगे करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि दुश्मन बड़ा चालाक है, दुश्मन हमारे लोगों को
वो विधायक भी बना रहा है, एमपी भी बना रहा है और उनके हाथ में पावर नहीं दे रहा है, उनको व्यक्तिगत तनख्वाह देने लायक बना के उनसे उनके समाज का चेहरा बना के उनकी वोट को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए आपको हमको दुश्मन के आंदोलन को भी समझना पड़ेगा कि उसने क्या तैयारी की। इसलिए गांव देहात में जाके बाल प्रजापति, कश्यप, निषाद, मौर्य, साके, कुशवाहा, सैन, जो तमाम पिछड़ी जाति है उनके बीच में जाके उनको समझाना पड़ेगा कि आज के हालात क्या। वो बार बार हमारी ताकत को, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाएगा, हमें धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी तमाम तरह की बातों से लोगों को गुमराह करने का काम करेगा। हम चाहते क्या है देश में, इस बात को पहुंचाने के लिए आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा और आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप ये सोचो कि मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, आजादी के 75 साल के बावजूद भी भाई किशन लाल बालू यादव के घर अगर कच्चा मकान है, उसके समाज पे आस पड़ोस में कच्चा मकान है, तो आज भी इस देश में तमाम सरकारें रही, उन्होंने हमें इंसान भी नहीं समझा और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि ये पक्के मकान में रहने लायक। इसलिए हमें जमीनी तौर पे अपने आंदोलन को तैयार करना पड़ेगा और आपस में ना लड़के भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोगों में एक दूसरे के सुख दुख की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा हर घटना के पीछे दुश्मन की कोई ना कोई साजिश हो सकती है, तो दलबाजी ना करके घटना की तह पे जाना पड़ेगा। अगर बिना घटना की तह पे जाएंगे तो प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा झगड़ा रहेगा और ज्यादा जमीन में देखेंगे तो पता लग जाएगा कि दुश्मन ने साजिश करके हमारे लोगों को भिड़ाने का काम किया है। और हम बुद्धिजीवी तभी है जब हम उस दुश्मन की साजिश को समझ के खबरदार होकर अपने लोगों को तैयार करें। हमें यह भी तय करना होगा कि कहीं हम इस मैदान में सिर्फ हारने के लिए तो नहीं आए। मैंने तो ये तय किया व्यक्तिगत रूप से, आपका अगर भी होने के नाते, नेतृत्व होने के नाते, कि मैं तो अपने मन में रोज ये तय करता हूं कि हमें ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना। क्या आप अपने मन में इस सवाल को कभी उठाते हैं कि हमें ताकतवर बनना है? कितने लोग उठा दे, हाथ उठा के बताना। एक बाबर को छोड़ के इसको सब लोग मानते हैं, बाकी सब लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ताकतवर बनना है, क्योंकि बिना ताकतवर बने हम लोग इस देश में अपने स्वाभिमान, सम्मान और उससे भी बड़ा हम अपने वजूद को भी नहीं बचा पाएंगे। आज क्या हालात है मुल्क में, मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से भी मैं स्पेशली कह रहा हूं, राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि वहां हमारा राजनीतिक आंदोलन जमीन पे बड़ा ताकतवर हो रहा है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है कि सरकार में जो वादे करके वो सरकार में आई थी, उन वादों को विपक्ष होते हुए हमें उनसे पूरा करवाना है। इसलिए हम महीने पे कोई ना कोई आंदोलन जो है जिला स्तर पे करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने आंदोलनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मुद्दों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या उन्होंने पूरे किए हैं, और इस झूठ को भी, जो झूठ फैलाकर उन्हें हमारे लोगों की वोट लेने काम किया है, उस झूठ को भी समाज के बीच जाकर बेनकाब करना पड़ेगा। हमें समाज के बीच जाके छोटी छोटी मीटिंग करके जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे, उनको भी मैदान में उतर के लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन सब झाए से तैयार हो सकता है। देखो, दुश्मन पैसे भी देता है, दुश्मन साधन भी देता है, दुश्मन सब कुछ करता है। क्या यहां आया कोई व्यक्ति को किसी ने पैसा दिया है? हाँ, हम पैसा भी अपना खर्च करते हैं, समय भी अपना खर्च करते हैं, ऊर्जा भी अपनी लगाते हैं, तन मन धन को भी अपने निछावर करने को तैयार है महापुरुषों के आंदोलन के लिए। तो हम यहाँ हारने के लिए नहीं आए, हमें इस आंदोलन को कामयाब करना, इस बात का भी ध्यान हम लोग को रखना। जो जमीनें दी गई थी पूर्व की सरकार द्वारा, वो जमीनें भी सरकार छीन रही है, और उसका मैंने इतने दिन पहले आपको जागरूक किया था। कल सरकार ने कहा कि SC ST की जमीन जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी ले सकता है, DM से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जमींदारों को, सामंतियों को, पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीनने की अथॉरिटी दे रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री से अभी ट्वीट करके कहा, ये मेरा संदेश है उनको,
कि ये गलतफहमी में मत रखना कि इनको कोई संभालने वाला नहीं, इनका कोई रक्षक नहीं है। अगर ये गलतफहमी अगर ये गलतफहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे जिंदा है तुमसे आज साल की लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना मिलेगा। साहब ने कहा जो जमीन सरकारी और जमीन हमारे लिए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ व्यवस्था के कारण जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं थे उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिया। अगर न होते बाबा साहब अम्बेडकर तो आज हमारे तन पे ये कपड़े भी नहीं होते। इसलिए मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार है कि अपने षड्यंत्र करने बंद कर दो, वरना अंजाम पुलिसका बहुत बुरा होगा। इस बात को याद रखना। ये जमीन छीनना चाहते हैं और हम जमीन दिलाना चाहते हैं। ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी कि जमीन दिलाने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अपने लोगों को भी चलो ताकत देना। रोजगार देने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए मैं आप लोगों से मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं कि अपने लोगों को इनके भरोसे मत छोड़ो, इनको हाथ फैलाने मत दो। रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हमारे लोग, वहां इनके भरोसे मत रहो। अपने लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए उनके बीच में जाओ। और भी कई मांगे हमने वहां रखी थी उस समय, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है आपसे। एक षड्यंत्र जो किया है ये बेनकाब होना बहुत जरूरी है। किसी की हैसियत में पूरे देश में कि वो इस षड्यंत्र का सामना कर ले, लेकिन इस षड्यंत्र को बेनकाब करना नेतृत्व करता है कार्य में जिम्मेदारी। कल एक शासना देश आया हमारा नेता में उत्तर प्रदेश के, और ये सब जगह होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, आप देख लेना। उन्होंने कहा कि 22 तारीख से 30 तारीख तक रामनवमी का त्योहार है और तमाम तरह की जो धार्मिक आयोजन है वो होगा, और उसमें 1 लाख रुपए हम लोग पंडे पुजारियों को ये काम करने का देंगे। पहली बात, संविधान ये स्पष्ट करता है कि कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी जाति धर्म का हो वो सरकारी खर्चे पे नहीं हो सकता। हाथ खोलो, दिमाग खोलो, हाथ मत जोड़ो, दिमाग खोलो। वो ये कह रहे हैं, देखो उनका षड्यंत्र। उन्होंने कहा कि डीएम एसएसपी जाके व्यवस्था करेंगे, एसडीएम जाके व्यवस्था करेंगे। उनका लक्ष्य क्या है, इस बात को समझो भाई। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, कोई आपको अपने धर्म को मानने से नहीं रोक सकता, और चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म देना सिखाता, लेना नहीं सिखाता, लूटना नहीं सिखाता, जो सिखाता है। और धर्म को मानने वाले लोग अपनी आस्था ये होती है कि वो अपना खर्च करके अपने धर्म को सीखते हैं। ये है असली धर्म। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे में लगेंगे और मंदिरों में लगेंगे। और मंदिरों में जो एमपी एमएलए, क्योंकि उनकी सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि होंगे। आप सोचो, जब मंदिर को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में इनके नेता जाए, सरकारी खर्चे में जाके भाषण दे और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते हैं तो मंदिर छोड़ के गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता में भी बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं। हमें अपने समाज को सावधान देना होगा। हमारी बहनें वहां जाएंगी मंदिरों में पूजन करने के लिए, ये वहां अपनी बात बता के उनको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। हमें ज्यादा बड़े पैमाने पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बहनों को इस आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा, हमारी माओ को तैयार करना पड़ेगा। हमारी बहुजन सेवियां जो इतिहास उनका गवाह है, इतना बड़ा इतिहास है, माँ सावित्रीबाई फुले से लेके माँ अंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ पन्नादाई, इतना बड़ा इतिहास है जिसका कोई तोड़ नहीं। उन वीरांगनाओं को, जो आज की वीरांगनाओं को तैयार करना पड़ेगा। कुछ यहाँ बैठी है, कुछ घर पे, उनको हमें जाकर समझाना पड़ेगा कि इनसे कहो कि अगर वास्तविकता में तैयार करना है तो महिलाओं को सशक्त करो और हर महिला को रोजगार दो। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की। उत्तर प्रदेश में और देश में जहां तुम्हारी सरकार है निकम्मो, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो,
जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी महिला नेताएं भी चुप थी बिल्कुल, और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया, कहा कि ये वार देखो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारे बहन को, न्याय को जो है बाधित करने का काम किया। देखा आपने किस तरह से आपके साथ जो है न्याय का मजाक था उत्तर प्रदेश में। 3 लोगों को बरी कर दिया और 1 आदमी को सजा, वो जो धाराएं बैठी थी वो हटा दी। पूरी सरकार खड़ी थी आरोपियों को बचाने के लिए, केवल भीम आर्मी के लोग जमीन पर लड़ रहे थे उस समय आजाद समाज पार्टी के लोग, और उनका दबाव था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा न्याय के लिए, लेकिन फिर भी न्याय के साथ घोटाला किया। याद रखना कि गुंडों को बचा नहीं पाओगे मुख्यमंत्री, मेरी बात को याद रखना। क्या उंगली दिखा के बात करते सदन में? नहीं हुआ मैं सदन में वरना देता जवाब अपने लोगों की तरफ से बताना कि उंगली कैसे दिखाई जाती। घमंड तो बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के दूर हुए। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा निर्देशित करना चाह रहा था क्योंकि उनके यहाँ पंचायत, उसका नगर पंचायत का चुनाव आ गया अप्रैल में, और आपने देखा जब ये आपके बीच में आया तो पूछ रहे इनसे कि बताओ पिछड़े वर्ग के लोगों को नगर निकाय में आरक्षण न मिले, इसकी तैयारी क्यों करके रखी है आपने? क्यों इतने दिन तक आपने जो है वो ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करवाया? हमें अपने लोगों को समझदार बनाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये हमसे रिश्ते भी वोट के रखते, जिस दिन वोट का अधिकार आप पर नहीं था, ये आपको शूद्र कहते थे, अछूत कहते थे, नीच कहते थे, आपके अधिकारों पर उन्होंने छीन रखा था। ये आप जानते हैं, इतिहास पढ़ के देखो कि किस तरह परंपरा कुरीतियों के नाम पे, सती प्रथा, विवाह, तमाम कुरीतियों के नाम पे उन्होंने देश की महिलाओं को जो है शोषण करने का काम किया। मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अपने दिल में हाथ रख के पूछो कि सती प्रथा के नाम पे अगर आज सती प्रथा होती और आपके घर में अगर आपके घर में कोई बहन विधवा हो जाती, चाहे वो आपकी बहन हो, भाभी हो, मां हो, उसको छतफलों में बांध के अगर जलती चिता पे लिटाया जाता तो आपके छाती में क्या बीती, आपके दिल पे क्या बीती, आप सोच के देखो। क्योंकि तब हम पे अधिकार नहीं थे, देश कब गुलाम हुआ? जब इस देश के मौजूदों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हथियार उठाने का अधिकार, तब गुलाम हुआ। आज गुलाम करके निकालो। अगर किसी भी माने दूध गुलाम की, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान में कोई सा भी देश हो, जिसको गलत फहमी में अब गुलाम बना के दिखा। ये गुलाम तब हुए हम जब इनके हाथ में पावर थी और हम बहुजन लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों को कहा कि तुम हथियार नहीं उठा सकते। आज तो हम अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार। अभी जो घटना राजस्थान में घटी, जहां नासिर और जुनैद को तथाकथित गुंडे जो थोड़े से धन के लिए पशुओं की तस्करी करते हैं, उन गुंडों ने जो तथाकथित गोरक्षक हैं, उन्होंने उन बच्चों को राजस्थान से उठाया, हरियाणा में लाके पीटा, फिर थाने लेके गए और थाने में ले जाकर पुलिस को उनको सौंपने का काम किया। उनकी हालत देखकर पुलिस ने मना कर दी, तो उन दोनों बच्चों को बेल्टों से बांधकर उनको जिंदा जलाने का काम किया। पूरी दुनिया में अगर इस घटना को देखा जाए तो ये घटना इतनी निंदनीय है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। जब मैं सती प्रथा का जिक्र कर रहा तो बिल्कुल ऐसा ही दर्द पैदा होता है जो इस घटना में हुआ, जिंदा लोगों को जलाने। वो तो मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान और हरियाणा की टीम का, उन्होंने एक दिन में पूरा 1 दिवसीय आंदोलन करके सभी मुख्यालयों पे, और उनके सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीमों ने सभी जिला मुख्यालयों का आंदोलन करके उस निकम्मे मुख्यमंत्री को उन परिवारों से मिलने जाने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उनकी सरकार में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। यहां मौन की घटनाएं होती है, यहाँ ग्रंथ साहिब की बेइज्जती की घटनाएं होती है, यहाँ तमाम तरह से हमारे गुरुकुलों को, हमारे पवित्र स्थलों को ढाने की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पे सरकार के लोग बसे में, तो 60-70 साल से लोग बसे में, बरेली बधाइयों का एक मामला मुझे बताया साथियों ने
उन परिवारों को उजाड़ने का काम कर दिए हल्द्वानी में जिससे उजाड़ने का काम किया, इन सबके खिलाफ भी हमें लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और अपने संवैधानिक आंदोलन से सरकार को, इनकी सरकार की साजिश को नाकामयाब करना चाहिए। हमें जमीन पे जाके अन्याय करने वाले लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज बनना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब नाइंसाफी हो, अन्याय हो, तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठ के उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं भीम आर्मी के वरिष्ठ साथी यहां बैठे, सीनियर साथी, उनको भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपनी पाठशालाओं पे ज्यादा काम शुरू करें। उन पाठशालाओं के जरिए हमारा नया पल तैयार हो रहा है, उन पाठशालाओं पर ज्यादा काम करें। उसके साथ साथ भीम आर्मी को अब हम बहुजन सुरक्षा दल के रूप में भी उनसे काम लेंगे। बहुजन सुरक्षा दल का क्या काम है, इसको जानने के लिए अब संगोष्ठियां जो है आप लोगों के बीच में रखी जाएंगी और भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के हमारे नेताओं को, अपने कैडर को तैयार करना है कि वो अपने इस दल को, इस शक्ति को बहुजन समाज की सुरक्षा में समर्पित, अर्पित करने का काम करें।